वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट किया है, पॉपुलेशन इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये दोनों टॉपिक डिटेल में पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम थियोरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन थियोरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें वेरी फर्स्ट थियोरी है Malthusian theory of population growth. So let's begin with the topic. Thomas Robert Malthus propounded this theory in his book An Essay on the Principle of Population in 1798 and modified some of its conclusion in the next edition in 1803. So Thomas Robert Malthus ने एक बुक लिखी थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने ये थियोरी मेंशन की है, मैल्थेनियस थियोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड 1803 में उन्होंने सेकेंड एडिशन रिलीज़ की थी इस बुक की, जिस पर्टिकुलर एडिशन में, सेकेंड एडिशन में उन्होंने क्या किया था, कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, चेंजेस किए थे कंक्लूजन में। ये जो थियोरी है मैल्थेनियस थियोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इस पर्टिकुलर थियोरी के कंक्लूजन में कुछ चेंजेस किए थे, कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे। एंड इस बुक की सेकेंड एडिशन उन्होंने रिलीज़ की थी 1803 में। अकॉर्डिंग टू Malthus, पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2, 4, 8, 16, 32, 64 एक्सेट्रा। तो मैल्थस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के स्पीड में, मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64 मल्टीप्लाई हो रही है पॉपुलेशन। एंड फूड सप्लाई इंक्रीजेस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्सेट्रा। और फूड सप्लाई मतलब खाना, जो फूड है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन जिस स्पीड में इंक्रीज हो रही है, क्या लोगों को खाना भी वैसे मिल रहा है, नहीं। फूड सप्लाई कैसे इंक्रीज हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्पीड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे स्पीड में इंक्रीज हो रहा है। दिस क्रिएट इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर बैलेंस जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा है पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में। बिकॉज पॉपुलेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज हो रही है, और फूड सप्लाई जो है वो कम स्पीड में इंक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, तो कि पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। सो आगे देख लेते हैं। Malthus states that correction of the imbalance can be done by introducing preventive checks. तो मैल्थस ने क्या बोला है कि ये जो इम्बैलेंस है उसको सही किया जा सकता है, लेकिन किस तरीके से सही किया जा सकता है, बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रिवेंटिव चेक। तो प्रिवेंटिव चेक ये एक पर्टिकुलर मेथड है जो मैल्थस ने बताया है। अगर इम्बैलेंस है तो उसको किस तरीके से सही करना है, उसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, प्रिवेंटिव चेक्स लेने पड़ेंगे, सच एज लेट मैरिजेस, मोरल रिस्ट्रेंस एक्सेट्रा। तो क्या है प्रिवेंटिव चेक्स के मेजर्स, लेट मैरिजेस, शादी लेट करेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी। देन मोरल रिस्ट्रेंस, लोगों को समझाया जाना ज़रूरी है, ऑलराइट, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है, क्या सही है क्या गलत है। प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, प्रिवेंटिव चेक्स लेंगे, तो ये इम्बैलेंस जो है पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में, उसको सही किया जा सकता है। ही ऑल्सो मैंशंस अबाउट पॉजिटिव और नेचुरल चेक सच एज नेचुरल कैलामिटीज़। देन मैल्थस ने पॉजिटिव और नेचुरल चेक के बारे में भी मेंशन किया है, बताया है, जैसे कि नेचुरल कैलामिटी जो है, नेचुरल डिजास्टर जो है, अगर वो आएगा तो उसके वजह से भी पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में क्या होगा, बैलेंस बन सकता है। Natural checks operate and washes out the excess population and thus balance is maintained। क्योंकि नेचुरल चेक क्या होगा, नेचुरल कैलामिटी है, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक है, देन फ्लड आ जाता है, तो ये सब क्या है, ये नेचुरल कैलामिटीज़ है। इसके वजह से क्या होगा, नेचर अपने आप क्या करता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेता है। मतलब अगर डिजीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी, या फिर फ्लड आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर एक साथ में जिनकी डेथ हो गई, तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो ये होता है एक नेचुरल चेक, ऑलराइट, जिसके वजह से बैलेंस मेंटेन हो जाएगा अपने आप पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बीच में। हाउएवर प्रिवेंटिव चेक्स आर मोर डिपेंडेंट आउट ऑफ द टू। तो मैल्थस के अकॉर्डिंग लेकिन प्रिवेंटिव चेक जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा डिपेंडेबल है। हम प्रिवेंटिव चेक्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं, बिकॉज नेचुरल कैलामिटीज़ जो है, नेचुरल चेक जो है वो तो आएगा ही, बट उसकी वजह से नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन अगर प्रिवेंटिव चेक्स लेंगे, लेट मैरिजेस, मोरल रिस्ट्रेंस, अगर इसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस जो है वो बन सकता है। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट थियरी है थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये थियरी क्या बताती है, द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वॉज गिवन बाय A.J. Cole
and E.M. Hoover in the book Population Growth and Economic Development in a Low Income Countries 1958. तो ये जो पर्टिकुलर थियोरी है वो दो लोगों ने मिलकर लिखी है, दैट इज A.J. कोल एंड E.M. हूवर. उन्होंने भी एक बुक लिखी थी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज. तो पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज. लो इनकम कंट्रीज मतलब ऐसी कंट्रीज जिनकी इनकम जो है, टोटल इनकम जो कंट्री की बहुत कम होती है, ऐसी कंट्रीज को ध्यान में रखे उन्होंने ये बुक लिखी थी 1958 में. According to this theory, every country passes through the 3 stages of demographic transition. तो इनके थियोरी के अकॉर्डिंग, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये पर्टिकुलर थियोरी के अकॉर्डिंग हर कंट्री 3 स्टेजेस जो हैं, 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस को पास करती है. ऑलराइट, दिस थियोरी एक्सप्लेन्स द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट. तो इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो कंट्रीज है वो 3 स्टेजेस जो है उनको पास करती है, दैट इज हाई से लेके लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट. तो क्या स्टेजेस है देख लेंगे. स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो अभी हम स्टेजेस देखेंगे. द थियोरी शोज अ 3 स्टेज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. तो ये जो थियोरी है इसमें हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलेगा. किसके बीच में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है और किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके बीच का रिलेशनशिप पता चलेगा. अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, एज अ कंट्री एडवांसेस इकोनॉमिकली, इट्स पॉपुलेशन पासिस थ्रू 3 स्टेजेस एज फॉलोज. तो इस थियोरी के अकॉर्डिंग, दैट इज थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग, कंट्री जो है जितनी ज़्यादा एडवांस इकोनॉमिकली होती है, इकोनॉमिकली जितनी कंट्री डेवलप होती है, उसका पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर स्टेजेस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, पास हो रहा है. ऑलराइट, देख लेते हैं वेरी फर्स्ट स्टेज क्या है. लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. तो फर्स्ट स्टेज है लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इट इज़ प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड प्रिमिटिव स्टेज. तो लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब सबसे फर्स्ट स्टेज है. प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड प्रिमिटिव स्टेज मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है कंट्री के अंदर, इंडस्ट्रीज जो हैं वो नहीं है, एकदम प्रिमिटिव स्टेज, एकदम स्टार्टिंग का स्टेज होता है. द बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर वेरी हाई. इस पर्टिकुलर स्टेज में कंट्री के अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज़्यादा होती है. जन्म भी होता है बहुत ज़्यादा और लोग जो है उनकी डेथ भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होती है. ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव पास्ड थ्रू दिस स्टेज. और जितनी भी कंट्रीज अंडर डेवलप है, मतलब एक तो डेवलपिंग की स्टेज पे होती है, एक डेवलप के स्टेज पे और एक अंडर डेवलप. अंडर डेवलप मतलब वो कंट्रीज जो कि जिसकी इनकम बहुत कम होती है, ऐसी कंट्रीज जो है वो ये वाले स्टेज से पास करती ही करती हैं, जिस कंट्री के अंदर बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है काफ़ी और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है. ये पर्टिकुलर स्टेज जो है वो अंडर डेवलप कंट्रीज में होता है. सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस such as mass illiteracy, superstition, mass poverty, orthodoxy, lack of medical facilities, spread of epidemics, etc. lead to low growth of population. तो लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम क्यों है ऐसे कंट्रीज़ में? क्योंकि बहुत सारी पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. अब सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है? तो मास इलिटरेसी मतलब ऐसी कंट्रीज़ में लोग बहुत ज़्यादा अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं. सुपरस्टिशन अंधविश्वास लोगों में ज़्यादा होता है. मास पावर्टी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब होते हैं ऐसे देशों में. ऑलराइट, ऑर्थोडॉक्सी, देन लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब वहाँ पे लोगों की सोच प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है. एपिडेमिक्स मतलब स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, बहुत ज़्यादा डिजीज़ेज जो हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं. अगर इतनी सारी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस है कि उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी. Before 1921, India was in the first stage of demographic transition. 1921 के पहले इंडिया जो था ये फर्स्ट स्टेज में था, मतलब इंडिया में भी ये पर्टिकुलर स्टेज आया है. कब आया था? 1921 के पहले इंडिया ने ये फर्स्ट स्टेज जो था वो देखा है, जहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा थी और बर्थ रेट भी ज़्यादा थी. नेक्स्ट स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. अब सेकेंड स्टेज में हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई. देखते हैं. Introduction of industrialization and beginning of the process of economic development is the indicator of second stage. अब इस पर्टिकुलर स्टेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, मतलब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें जो है अब वो सेटअप होने लगी हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा है, जो कि सेकेंड स्टेज को इंडिकेट करता है. ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेथ रेट
starts falling rapidly but the birth rate continued to remain high। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, देश के अंदर इंडस्ट्री सेटअप हो रही, फैक्ट्री सेटअप हो रही, लोगों को रोजगार मिल रहा है, मतलब डेवलपमेंट तो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से अब डेथ रेट जो है वो कम हो गई है, मतलब लोग जो है वह मरने कम लगे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो आ गया है, लोगों में जागरूकता पता चलने लगी है, फैलने लगी है, जिसकी वजह से डेथ रेट तो कम हो गई है, मगर बर्थ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी बढ़ ही रही है। डेथ रेट कम हो गई और बर्थ रेट बढ़ रही है, मतलब पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। दिस लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसके वजह से क्या हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब डेवलपमेंट हो रही है, बर्थ रेट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, डेथ रेट जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इन द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो हर एक जो कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है, हर डेवलपिंग कंट्री जो है आज ये सेकेंड स्टेज के अंदर है, जिसके अंदर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और इंडिया भी आज इसी स्टेज में है, सेकेंड स्टेज के ऊपर। इंडिया इज़ ऑन दी वर्ज ऑफ एंटरिंग इनटू द थर्ड स्टेज, लेकिन हाल फिलहाल इंडिया जो है वो थर्ड स्टेज में एंटर होने वाली है, अभी तक एंटर हुई नहीं है बट होने वाली है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज क्या है फिर, लो और स्टेबल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन अब धीरे धीरे क्या होगी, कम हो रही है, या तो फिर स्टेबल, मतलब एक पर्टिकुलर बैलेंस है, ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, ये होता है थर्ड स्टेज, जिसमें अभी इंडिया एंटर हुई नहीं है बट एंटर होने वाली है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन रिजल्ट इनटू स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड कंसाइजनेस अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बढ़ रही है, एजुकेशन लोगों के अंदर बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन, शहर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, नॉलेज लोगों के अंदर स्प्रेड हो रही है, उनको समझ में आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, कंसाइजनेस उनके अंदर बढ़ रही है, कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, उनको सोचने समझने की चीज़ें उनको समझ में आने लगी हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो इंक्रीज़ हो गया है, वो बढ़ गया है, क्वालिटी जो है लोगों की वो अच्छी होने लगी है। विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट टेंड टू डिक्लाइन। तो इसके वजह से क्या हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे बढ़ने लगी है वैसे ही बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम होने लगा है, मतलब अब पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। ऑल दी डेवलप कंट्रीज़ आर इन दिस स्टेज, और जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी थर्ड स्टेज में है, जहाँ पे ना ज़्यादा बर्थ होता है ना ज़्यादा डेथ होती है, दोनों कंट्रोल में है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फिगर 6.2 हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर चार्ट दिया है, टेबल है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन समझने में हेल्प होगी। एक बार चार्ट फटाफट से देख लेते हैं, टेबल बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो ये जो चार्ट है इसमें फर्स्ट ईयर जो है, यहाँ तो ईयर का कॉलम है, देन बर्थ रेट है एंड डेथ रेट है, मोस्टली परसेंटेज में ही दिया होगा, 1901 से लेके 2011 तक है। सो 1901 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो क्या है, इक्वल है, दोनों की दोनों इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर हम वही लास्ट में देखेंगे 2011 में, तो बर्थ रेट जो है वो भी डिक्रीज़ हो गई है एंड डेथ रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। मतलब हमारी जो कंट्री है इंडिया, जब हमने फर्स्ट फेज़ में देखा था 1921 में क्या था, वो फर्स्ट स्टेज में था, मतलब जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों की दोनों इंक्रीज थे। एंड लास्ट स्टेज जो हमने देखा था उसके बाद मिडिल स्टेज में आता है, एंड लास्ट स्टेज जो था वो क्या था, एकदम जहाँ पे पॉपुलेशन जो था वो स्टेबल में होगा या तो कम होगा। तो 2011 में अगर हम देखें तो बर्थ रेट भी कम हुआ है एंड डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ऑलराइट, सो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज ये जो चार्ट यहाँ पे गिवन है, ये पर्टिकुलर ग्राफ यहाँ दिया है जो कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट इंडिकेट करता है। जो हमने अभी नीचे चार्ट देखा, टेबल देखा, उसी को ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। दैट इज़ यहाँ पे अगर हम देखें डेमोग्राफिक 6.2 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो ये पिंक लाइन जो है वो क्या है, बर्थ रेट, एंड ब्लू लाइन जो है वो क्या है, डेथ रेट की। तो बर्थ रेट जो है वो हमेशा से इंक्रीज में ही है और डेथ रेट जो है वो क्या हुआ है, जैसे पहले इंक्रीज हुआ था बट फिर भी बर्थ रेट जो था वो ज़्यादा ही था हमेशा, और डेथ रेट था वो हमेशा से कम ही है बर्थ रेट से। ऑलराइट, देखा जाए तो पिंक वाला जो लाइन है बर्थ रेट का वो हमेशा से ज़्यादा है एंड डेथ रेट जो है वो कम हुआ है धीरे 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 धीरे, 2011 में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ऑलराइट, इसके वजह से मालूम पड़ता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। सो
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी, जिसमें वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सिचुएशन वेयर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर दैन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये सिचुएशन कब अराइज होती है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या? तो मतलब ये होता है जब बहुत ज़्यादा स्पीड में, एकदम फास्ट रेट में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है कंट्री में। जितने स्पीड में डेवलपमेंट नहीं हो रही है कंट्री की, इकोनॉमी की डेवलपमेंट नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा स्पीड में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, वो सिचुएशन को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज़ ड्यू टू हाई बर्थ रेट फॉलोड बाय लो डेथ रेट। अब इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, क्यों लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि इंडिया तो डेवलप हो रही है, राइट, एक डेवलपिंग कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप हो रही है, बट उससे ज़्यादा स्पीड में इंडिया में पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसके लिए इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये सिचुएशन अराइज हुई है। बट क्यों हुआ है? ड्यू टू हाई बर्थ रेट। यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन डेथ रेट जो है वो अब कम हो गई है। टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, मेडिसिन फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनने लगे हैं, मतलब इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज़, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल्स, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो कम हो गई है, अब बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, जिसके वजह से यही रीज़न है कि इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये सिचुएशन इंडिया को फेस करना पड़ रहा है। तो कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट, अब बर्थ रेट क्यों ज़्यादा है इंडिया के अंदर, रीज़न क्या है, उसका वजह क्या है? लेट्स सी। वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब अनपढ़ होना, पढ़े लिखे ना होना, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में। द परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी इन द कंट्री इज़ रीजनेबली हाई। सो कंट्री के अंदर जो इलिटरेट लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब परसेंटेज ऑफ इलिटरेट, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, ऐसे लोगों की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है कंट्री में। द एटीट्यूड ऑफ इलिटरेट पीपल टूवर्ड मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ हैज़ रिमेन रिजिड। रिजिड का मतलब होता है ऐसे चेंज नहीं हुआ है, जो उनकी सोच है जो पहले ज़माने की थी वो भी वही सोच आज भी है। जो लोग इलिटरेट है, अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी जो सोच है वो अभी तक चेंज नहीं हुई है टूवर्ड्स मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ, मतलब शादी की क्या एज होनी चाहिए, कौन से एज में शादी होनी चाहिए, ऑल राइट, रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, तो उनका जो सोच है वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक उनके पास वो एजुकेशन नहीं पाई, उन्होंने वो एजुकेशन नहीं ली है, ना उनके पास उतना नॉलेज है। जो लोग इलिटरेट होते हैं उनकी जो सोच है वो भी क्या होती है, रिजिड होती है, एक फिक्स जगह पे ही होती है, जो चेंज नहीं होती। लो लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग फीमेल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट ऑफ। जो फीमेल्स, जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऑल राइट, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इलिटरेसी ये एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसके वजह से बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है एंड पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या है? लेट्स सी। इन इंडिया मैरिज इज कंसिडर्ड एज बोथ रिलीजियस एंड सोशल ऑब्लिगेशन। रिलीजियस मतलब धार्मिक एंड सामाजिक ऑब्लिगेशन, मतलब कंपल्सरीली इंडिया के अंदर शादी होनी ही चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया के अंदर पहले से आज तक चलता आ रहा है। इवन with the spread of education, the attitude of people towards marriage remain unchanged at large. आज का पर्टिकुलर जो एरा है, आज का जो पर्टिकुलर जनरेशन है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन एंड क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स मैरिज की कंपल्सरीली शादी होनी ही चाहिए, ये पर्टिकुलर जो एटीट्यूड है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है कि शादी है मतलब कंपल्सरीली शादी होनी ही चाहिए इस पर्टिकुलर एज में। तो ये है कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, मतलब कंपल्सरीली शादी होनी चाहिए, ये एटीट्यूड जो है लोगों का वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड लीड्स टू पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज एज ऑफ मैरिज। अब एज ऑफ मैरिज क्या है? इन इंडिया द लीगल एज ऑफ मैरिज इज रिलेटिवली लोअर कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो इंडिया में मैरिज का जो एज है, शादी की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर दूसरी कंट्रीज़ के साथ में अगर हम इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया में जो मैरिज की एज है वो काफ़ी कम है। इट इज़ 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए शादी की एज है 18 साल और लड़कों की एज है 21 ईयर्स। लो एज ऑफ मैरिज हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन हाई बर्थ रेट। अगर शादी की एज कम है मतलब जल्दी शादी हो जाएगी, ऑब्वियसली बर्थ रेट भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। अब मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस जो है
ये भी एक वजह है जिसके वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है। ऑलराइट, मेनी इंडियन पेरेंट आर ऑप्टिंग टू कंटिन्यू हैविंग चिल्ड्रन अंटिल दे हैव अ सन और डिजायर्ड नंबर ऑफ सन्स। सो इंडियन पेरेंट जो है, इंडियन फैमिली जो है, उसका एक पर्टिकुलर मेंटालिटी है, एक पर्टिकुलर उनके पास क्या है, सोच है उनकी कि फैमिली में एक मेल चाइल्ड जो है वो होना चाहिए, एक लड़का होना चाहिए, वो उनके वंश को, वो उनके पूरी फैमिली का जो नाम है उनको आगे बढ़ाए। इसके वजह से क्या होता है, जब तक लड़का नहीं होता तब तक फैमिली में बर्थ होती ही रहेगी, जिसके वजह से बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है कंट्री की, लीडिंग टू इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन। और ये जो कॉन्सेप्ट है प्रेफरेंस फॉर हैविंग अ मेल चाइल्ड, इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं सन मेटा प्रेफरेंस। नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसके वजह से बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है, लीडिंग टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। लेट्स सी, देयर इज नो इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ जॉइंट फैमिली। सो जॉइंट फैमिली जो है ये पर्टिकुलर एक रीज़न है जिसके वजह से क्या हो रहा है, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पूरा का पूरा बर्डन नहीं आता है पूरे की पूरी फैमिली को, घर को चलाने के लिए, खर्चा उठाने के लिए। मोस्टली अगर हम जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली को कंपेयर करें तो जॉइंट फैमिली में सब लोग मिलकर खर्चा उठाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली होती है जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स को ही पूरी की पूरी फैमिली का खर्चा उठाना पड़ता है, अपने बच्चों का खर्चा उठाना पड़ता है। तो जॉइंट फैमिली अगर हम देखें तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, पॉपुलेशन जो है, जिसकी वजह से बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली। ऑलराइट, तो जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बर्थ रेट, हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट इन इंडिया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंड हैं, बहुत ज़्यादा निर्भर है, तो ये भी एक वजह है जिसके वजह से क्या हो रहा है, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, लीडिंग टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। लेट्स सी हाउ इंडियन एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय मैन पावर। इंडिया में एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा है, खेती ही है, होती बहुत ज़्यादा है इंडिया में ऑब्वियसली, और मोस्टली इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है वो मैन पावर की वजह से ही होता है, लेबर्स की वजह से ही हो रहा है। इन इंडिया देर इज़ ओवर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, और इंडिया में लोग एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही निर्भर रहते हैं। मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली इम्प्लाइज मोर लेबर फोर्स अवेलेबल फॉर फील्ड वर्क। और ये एक पर्टिकुलर क्या लोगों की सोच होती है, फैमिली में जो रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं उनकी सोच क्या है कि अगर खेती करनी है उसी के ऊपर हमारा पूरा फैमिली जो है वो डिपेंड करता है, चलता है, तो फैमिली में अगर जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही लेबर फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा, लोग खेती जो है वो ज़्यादा करेंगे, तो इसके लिए फैमिली में जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना उनको लेबर मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसके वजह से क्या हो रहा है, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, लीडिंग टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड पावर्टी। अब पावर्टी जो है, गरीबी, ये भी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है। लेट्स सी, पुअर पीपल प्रीफर लार्ज फैमिलीज बिकॉज दे फील दैट मोर चिल्ड्रन मीन्स ग्रेटर इकोनॉमिक सपोर्ट। सो गरीब जो लोग होते हैं, जो लोग पुअर होते हैं, उनकी फैमिलीज जो मोस्टली होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, बिकॉज उनकी सोच जो होती है वो लिमिटेड होती है, एक छोटे से दायरे में उनकी सोच होती है। क्या सोच होती है मोस्टली लोगों की कि अगर फैमिली बड़ी होगी, अगर बच्चे ज़्यादा होंगे फैमिली में तो वो सपोर्ट करेंगे इकोनॉमिकली, मतलब अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा इनकम होगी, ये एक सोच होती है जो कि मोस्टली पूरी की तरीके से गलत है। ऑलराइट, गरीब जितने होंगे उतनी ही क्या होगी, गरीबी और बढ़ेगी। बट लोगों का सोच क्या है, जो लोग गरीब है उनकी सोच क्या है कि अगर फैमिली बड़ी होगी, बच्चे ज़्यादा होंगे तो इनकम ज़्यादा होगी, जो कि एक गलत धारणा है जिसकी वजह से बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है एंड लीडिंग टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विस। अब फैमिली वेलफेयर सर्विस का अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता ही नहीं है, बहुत कमी है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस मीन्स एंड टेक्निक्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग की जो टेक्निक्स है, बहुत सारी अलग अलग मेथड्स है, उनके बारे में लोगों को ना पता है और ना तो लोग अवेयर हैं। एक ये पर्टिकुलर रीज़न भी है जिसके वजह से बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, लीडिंग टू इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जो पूरा पॉइंट्स था, कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट, टोटल 8 पॉइंट्स थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। सो यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ लो बर्थ रेट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो इस वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया था, आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। दैट इज़ हमने थियरीज जो थे, थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, 2 थियरीज हमने कवर अप करी। देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट हमने समझा एंड कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट, ये पहला इसके अंदर रीज़न था।
जो कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा रीज़न जो है कॉज ऑफ लो डेथ रेट, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।